हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। और चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये अपने चैप्टर का नाम है। और इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था मिश्रण को पृथक करने के तरीके। तो मिश्रण को पृथक करने के तरीक़ों में अपन ने कुछ तरीके पढ़ लिए थे। वाष्पीकरण हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अपकेंद्रीकरण अपन ने पढ़ लिया था। पृथक्करण कीप हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद ऊर्ध्वपातन भी अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद अपना था टॉपिक क्रोमेटोग्राफी, जो कि अपन को पढ़ना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। मूल सिद्धांत क्या है इसका, वो देखिए। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी खोद सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पानी या किसी विलयन के कण ऊपर की ओर बढ़ते, पानी भी यूज़ कर सकते हैं और कोई विलयन भी उपयोग कर सकते हैं, तो अलग अलग रंग के साथ आते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। तो ये जो विधि है, इस विधि का उपयोग रंगों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जब एक, दो या दो से अधिक प्रकार के कलर अगर मिक्स हों आपस में, तो उनको पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं। फ़िल्टर पेपर देखिए आप चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, कागज़ की पट्टी है ना। तो स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर, तो स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर, तो स्ट्रिप अपन ने ले ली फ़िल्टर पेपर की, मतलब एक कागज़ की पट्टी ले ली अपन ने, और ये कागज़ कौन सा है, फ़िल्टर पेपर है। लाइन ड्रॉ बाय पेंसिल। अब इस पर क्या करेंगे अपन, पेंसिल से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, पेंसिल से एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हो रही है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, स्याही का निशान बना देंगे। जो स्याही है, जो मिक्स कलर्स है अपने पास, उसकी एक बूंद अपन इस लाइन के ऊपर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बूंद अपन डाल देंगे, और वो बूंद इस लाइन के ऊपर डालेंगे अपन। तो जब वो बूंद डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको उठा करके एक जार में डाल देंगे। देखिए जार दिखाई आपको दे रहा है, तो इस जार में अपन इस बूंद को डाल देंगे। अब इस जार में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कागज़ की छड़ है, ऊपर ही ऊपर नाम लिखा हुआ है कागज़ की छड़। तो ये कागज़ की छड़ यहाँ पर ऐसे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद पेपर क्लिप दे रखी है अपन ने, जो पेपर जो काटा था, जिस पर अपन ने बूंद लगाई थी, जो मिक्सचर था 2 या 3 कलर का, तो उसको अपन ने इस पर एक बूंद डाला था, और उसको लगा करके इस लाइन के ऊपर अपन ने उसको डाल दिया था। उसके बाद इसको काय में डालेंगे अपन, एक सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें जल भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये जल भरा हुआ है, ठीक है। अब अपन ने इसको डाल दिया। अब क्या होगा, ये जो अपनी स्ट्रिप है, ये कागज़ की जो पट्टी है, इस कागज़ की पट्टी पर जो जल है वो ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जब अपन दीपक लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो जब अपन दीपक लगाते हैं तो दीपक में अपन तेल डालते हैं, उसमें बाती लगाते हैं, बत्ती लगाते हैं, जो कि रुई की बनी होती है। तो आप गौर से देखना उसको, उसमें क्या होता है, वो तेल उस बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता रहता है और ऊपर जलता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब इस स्ट्रिप को अपन इस जार में डालेंगे, तो इस जार का जो पानी है, जो पानी इसमें यहाँ पर भरा है, ये पानी धीरे धीरे इस पर ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है। इस स्ट्रिप पर ऊपर चढ़ने लगेगा, और जब ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो कलर का मिक्सचर था अपने पास, जिसकी अपन ने एक बूंद यहाँ पर डाली थी, उसमें 2 या 3 कलर होंगे। अब उन कलर्स में से जो कलर ज़्यादा घुलनशील होगा, वो पानी के साथ ऊपर चढ़ने लगेगा। मतलब सभी प्रकार के जो कलर होंगे, उसमें 2 या 3 कलर जो मिक्स है उस मिक्सचर में, वो सारे क्या होंगे, ऊपर चढ़ने लगेंगे। और सबसे ऊपर कौन रहेगा, जो पानी में ज़्यादा घुलनशील है। जो थोड़ा कम घुलनशील हो थोड़ा नीचे होगा, जो और ज़्यादा घुलनशील है वो और कम होगा। तो जैसे स्याही की बूंद अपन ने इस पर डाली थी, उस स्याही में क्या थे, 2 या 3 कलर थे। मान लो अपन ने यहाँ पर डाली ब्लैक कलर की स्याही, या डाई अपन ने यहाँ पे डाली। अब वो जो ब्लैक कलर की डाई होगी, उसमें 2 या 3 कलर होंगे, एक ब्लू हो सकता है, एक ब्लैक हो सकता है, एक कोई और कलर होगा। अब उन कलर में से सबसे ऊपर वो कलर चढ़ेगा यहाँ पर इस स्ट्रिप पर, जो सबसे ज़्यादा घुलनशील है। उसके नीचे वो कलर रहेगा, चढ़ेगा थोड़ा कम ऊंचाई तक, जो उससे भी कम घुलनशील है, और उससे भी कम ऊंचाई तक वो कलर चढ़ेगा जो उससे भी ज़्यादा कम घुलनशील है,
ठीक है। तो इस प्रकार से उस जो कलर होगा, अपनी जो स्याही होगी, उसमें जितने भी कलर होंगे वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी पृथक्करण की एक विधि है, इसका भी उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो अपन समझ लेते हैं। तो अनुप्रयोग में देखते हैं इसको अपन। रंग डाई को पृथक करने के लिए किया जाता है। रंग और डाई को पृथक करने के लिए, जैसा कि हम अपन ने भी प्रयोग में देखा, उस काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफिल आपको पता है पर्णहरित को कहा जाता है। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। अब पत्तियों में उसमें पिगमेंट भी होता है। पिगमेंट मतलब जो पत्तियों को कलर प्रदान करती है। गुलाब की पत्ती आपने देखी है लाल रंग की होती है, ठीक है। मोगरे की पत्ती आपने देखी है पीले रंग की होती है। इसी प्रकार से जो अपनी नॉर्मल पत्तियाँ होती है पेड़ों की, वो हरे कलर की होती है। तो वो पिगमेंट होता है उनके अंदर, इस वजह से वो ऐसे कलरों की दिखाई देती है, अलग अलग कलर की। तो ये क्लोरोफिल से पिगमेंट अलग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खून से ड्रग पृथक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो ड्रग्स लेते हैं लोग, तो जब उनको पकड़ लिया जाता है तो क्या होता है, उनका ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट के समय उस ब्लड में से जो ड्रग होता है उसको अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि जब किसी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून का क्या करते हैं? तो वो ऐसे करते हैं। डोपिंग टेस्ट का मतलब होता है ये जो खिलाड़ी लोग होते हैं ना, कभी कभी ड्रग्स ले लेते हैं। अब ड्रग्स की वजह से ये क्या करते हैं, तेज़ दौड़ पाते हैं या तेज़ अपना खेल जो भी काम है वो कर पाते हैं, बहुत स्पीड से कर पाते हैं ड्रग्स लेने के बाद। तो ये गैरकानूनी है, क्योंकि कोई भी लेके कर लेगा फिर तो ऐसे। तो इसलिए क्या होता है, डोपिंग टेस्ट होता है उनका। डोपिंग टेस्ट में क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं और ब्लड के सैंपल को लैब में ले जा करके क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा उसमें से ड्रग्स को अलग किया जाता है। अगर ड्रग्स पाया जाता है तो फिर उस कंडीशन में उनको खेल से हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आसवन विधि। तो आसवन विधि के बारे में देखते हैं अपन। आसवन विधि का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो चित्र आप पहले देख सकते हो यहाँ पर, फिर अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो क्या करते हैं इसमें, ये समझ लो आप किस प्रकार के पदार्थ को अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका क्वथनांक, ठीक है, जिनका क्वथनांक जो है वो अलग अलग हो, जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है, ऐसे पदार्थों को पृथक करने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक मिक्सचर दिया हुआ है यहाँ पर, एसीटोन और पानी को मिक्स कर दिया गया है, और उसको मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे एक फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फ्लास्क। अब इस फ्लास्क में इसको, उस मिक्सचर को डाल दिया गया है, ठीक है। इस फ्लास्क में उसको डाल दिया गया है। उसके बाद क्या किया, इसको नीचे से अपन गर्म कर रहे हैं बर्नर की सहायता से। गर्म करने के बाद क्या होगा, पानी भी है, एसीटोन भी है। एसीटोन का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, तो जल्दी वाष्प में बदल जाता है गर्म होकर के, ठीक है। तो जल्दी वाष्प में होकर के बदलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर यहाँ से क्या है, वाष्प में बनकर निकलेगा। अब यहाँ पर एक नलिका दी हुई है, तो इस नलिका में वो आएगा। अब यहाँ पर एक संघनित्र लगाया हुआ है, ये जो आपको ये संरचना दिख रही है ना कांच की, ये संघनित्र है, ठीक है। तो यहाँ से वाष्प आएगी एसीटोन की पहले, क्योंकि एसीटोन का जो क्वथनांक है वो कम है, तो एसीटोन जो है जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। पानी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से ये एसीटोन वाष्प में बदल करके इस नलिका में आएगा। अब इस नलिका में यहाँ से गुजरेगा। अब ये जो आपको दिख रही है, ये जो डिज़ाइन दिख रही है, ये है यहाँ पर संघनित्र लगाया हुआ है, ठीक है। संघनित्र में क्या ठंडा पानी है, इसका काम कुछ भी नहीं है, बस वो जो वाष्प आ रही है उसको ठंडा करने का काम है। तो जैसे वो वाष्प ठंडा होगी, वापस से एसीटोन में परिवर्तित हो जाएगा, और एसीटोन की बूंदें यहाँ जार में एकत्र कर ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जार में एकत्र कर ली जाएगी, ठीक है। तो सारा एसीटोन जार में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही एसीटोन पूरा आ जाएगा, इस जार को यहाँ से हटा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एसीटोन और पानी अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका क्वथनांक अलग अलग हो उन्हें पृथक किया जाता है। तो चलिए पढ़ के समझते हैं। मूल सिद्धांत क्या है इसका, संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग काय के लिए किया जाता है, 2 या 2 से अधिक जो घुलनशील तत्व हों, घुलनशील द्रव मतलब जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उनको अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और उन सभी
द्रवों का जो घुले हुए हैं उन सभी का क्वथनांक इसके लिए अलग अलग होना चाहिए। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, अतः यह गर्म होकर वाष्प के रूप में ट्यूब में चला जाता है, जहाँ पर फिर द्रव बन जाता है। ठीक है, फिर जाकर के वहाँ संघनित्र में जाकर के वापस से द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। तो इस प्रकार से एसीटोन और पानी को अलग कर लिया जाता है। तो ये तो है हुई अपनी कौन सी विधि, आसवन विधि। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, नोट पहले पढ़ लेते हैं। नोट, अगर दो संगठकों से ज़्यादा संगठक एक ही द्रव में उपस्थित हैं तो जिनका क्वथनांक भिन्न होता है, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक भिन्न होना चाहिए, तभी हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कर पाएंगे, ताकि सारे संगठक अलग अलग हो जाएं। उदाहरण, हवा तथा पेट्रोलियम। तो हवा और पेट्रोलियम को अलग करने, हवा क्या है, हवा में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, आपको पता है, और पेट्रोलियम भी जो है उसमें भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोल अलग चीज़ है, पेट्रोलियम अलग चीज़ है। पेट्रोलियम क्या होता है, ज़मीन में से जो गाढ़ा मटमैला सा पदार्थ निकाला जाता है, ठीक है, जहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है वहाँ से उसको निकाला जाता है, और निकालने के बाद क्या करते हैं, इसमें से केरोसिन, पेट्रोल और डीजल और ये सारी चीज़ें, मोम वगैरह और डामर वगैरह सारी चीज़ें पृथक की जाती है। तो ये कौन सी विधि के द्वारा की जाती है, आसवन विधि के द्वारा ही, इसी विधि के द्वारा की जाती है। पेट्रोलियम को पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। तेल, ल्यूब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसी विधि द्वारा इसको पृथक करने का काम होता है। हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं, तो हवा से गैस प्राप्त करने की क्या विधि, कैसे कर सकते हैं, हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो हवा से जो गैसेस हैं, हवा आपको पता है गैसेस का मिक्सचर है, सभी प्रकार की गैसेस में पाई जाती है। तो इस मिक्सचर में से सभी प्रकार की गैसों को पृथक पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग कैसे किया जाता है, तो आइए जानते हैं। हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम टाइप का बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वायु क्या है, सभी गैसों का मिक्सचर, इसको दाब बढ़ाकर, ठीक है, या तो दाब बढ़ाकर या फिर वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। तो दाब बढ़ाया जाता है और वायु को क्या किया जाता है, संपीड़ित तथा ठंडा किया जाता है। फिर इससे क्या होता है, वायु क्या बन जाती है, द्रवीय वायु बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, द्रवीय वायु बन जाती है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जब वायु पर दाब बढ़ाया जाए, उसे ठंडा किया जाए, तो उस कंडीशन में जो वायु है या गैसेज है वो कायम बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। प्रभाजी आसवन कॉलम, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रभाजी आसवन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। तो उसके बाद क्या हो जाता है, कॉलम एक पार्ट होता है प्रभाजी आसवन कॉलम, उस कॉलम में क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है और विभिन्न ऊंचाई पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, तो गैसों के हिसाब से जिसका ताप पहले तो द्रवित कर लिया अपन ने सारी गैसों को, फिर इस द्रवित गैसों को गर्म किया जाएगा, और गर्म करने के बाद क्या होगा, प्रभाजी आसवन में डाला जाएगा, और वहाँ पर जिसका ताप जितना कम होगा उतनी जल्दी वो गैसेस में बदल जाएगी और गैसों को पृथक कर लिया जाता है इस विधि के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर चित्र के अंदर दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो मिश्रण, यहाँ से क्या होता है, गैसों का मिश्रण अंदर डाला जाता है, मतलब वायु डाली जाती है, सीधी सी बात है। और इस वायु कैसी है, द्रवित अवस्था में यहाँ पर डाली जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो मान लो उसमें 2 या 3 प्रकार की वायु है, 2 या 3 प्रकार की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या होंगी, अलग अलग क्वथनांक पर प्राप्त हो जाएंगे आपको। यहाँ पर जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर प्राप्त होगी, जिसका क्वथनांक उससे कम होगा वो नीचे प्राप्त होगी, जिसका क्वथनांक उससे भी कम होगा और नीचे प्राप्त होगी, और सबसे नीचे जो गैस प्राप्त होगी वो क्या होगी, जिसका क्वथनांक सबसे कम हो। तो चलिए आगे देखते हैं प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग क्या क्या हैं या विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है। तो साधारण प्रभाजी स्तंभ जो होता है एक नली होती है जो शीशी के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा कर संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं।
तो देखो अभी अपन ने आसवन पढ़ा और दूसरा पढ़ा अपन ने प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन और आसवन में क्या फ़र्क होता है? भाई आसवन, ये देखो चित्र के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ये है आपका प्रभाजी आसवन विधि। अब यहाँ पर आप चित्र में देख सकते होंगे कि एक ही अंतर यहाँ पर है, ये एक नलिका जिससे ये है प्रभाजी स्तंभ इसको कहते हैं। तो ये प्रभाजी स्तंभ इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बाकी का सब वैसा का वैसा ही है। ये चीज़ वहाँ भी थी आसवन में और ये चीज़ भी वहाँ पर थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बस यही फ़र्क होता है। अब ये क्या है क्या नहीं है, आइए इसको जानते हैं। तो जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है। तो प्रभाजी स्तंभ बस इसमें लगा होता है, एक नली के जैसा ही होता है। ये इसमें फ़र्क होता है, जो कि शीशी के गुटकों से भरी होती है। इसके अंदर क्या होता है? शीशी के गुटके होते हैं। ठीक है, शीशी के गुटके इसके अंदर भरे होते हैं। शीशी की छोटी छोटी गोलियां टाइप के आप कह सकते हो, वो इसके अंदर भरी होती है। इनका कार्य क्या होता है? ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो इनकी वजह से क्या होती है, जो वाष्प बनती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और संघनित हो जाती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में मदद मिलती है। तो ये इसका उपयोग है। तेल को शुद्ध करते हैं तो वहाँ पर जब क्रूड ऑयल को अलग किया जाता है तो उसके लिए ये सहायक है। कार्बनिक रस को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। कार्बनिक रस जो जूसेस होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं, कार्बनिक या फिर जो जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं, वो कार्बनिक रस होते हैं। उनको शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन या ऑर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रभावी आसवन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रभाजी आसवन कर लेना। तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर तो क्या करते हैं, एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर जो भी मिक्सचर है अपना 2 से अधिक के लिए होता है, ये 3 या 4 या 5 जितने प्रकार के द्रव उसमें मिक्स है उसको सबको इसमें मिक्स कर दिया जाता है। फिर नीचे से गर्म किया जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉर्क लगा हुआ है। इस कॉर्क से, यहाँ पर एक कॉर्क लगा हुआ है, इस कॉर्क से जो जितनी भी गैसेस बनती है, वाष्प बनती है, वो वाष्प इसके अंदर जाती है और यहाँ पर इन गोलियों से टकरा करके ठंडी होती है और यहाँ पर आकर के वापस से यहाँ पर जो संघनित्र है, इस संघनित्र में आकर के ठंडी होती है और उसके बाद इसको फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। ठंडा होने के बाद तो जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ है, जो भी द्रव है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और वह द्रव जिसका क्वथनांक जो सबसे कम होता है वो सबसे पहले आता है। उसके बाद जिसका उससे थोड़ा ज़्यादा वो वाला द्रव आता है और जिसका उससे ज़्यादा हो फिर उसके बाद वो वाला द्रव आता है। तो इसी प्रकार से क्वथनांक के हिसाब से सबसे पहले वो आता है जिसका क्वथनांक कम हो और उसके बाद उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा क्वथनांक वाले पदार्थ यहाँ पर आते हैं। क्वथनांक का मतलब क्या? जब कोई जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होने लग जाए, जब भी जल मतलब कोई भी द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित होने लग जाए तो उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी द्रव है वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है। कोई जल्दी होता है, कोई बाद में होता है। तो सारे मिक्सचर में जितने भी द्रव हैं उन सबको इस प्रकार से पृथक कर लिया जाता है। आगे अपना क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण को समझते हैं। मूल सिद्धांत क्या है इसका? किसी मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी मिश्रण है जिसमें से अपन को क्या करनी है, अशुद्धियों को दूर करना है। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो उसको उपयुक्त विलयन में घोलेंगे, मतलब उसको घोल लेंगे। जो भी जिस भी चीज़ में वो घुलता है उसके लिए उपयुक्त विलयन लेंगे और उसमें घोल लेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे अपन। और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना और घोलने के बाद फिर दोबारा से उसका क्रिस्टलीकरण करना। क्रिस्टलीकरण कैसे होता है, क्या होता है, वो अपन चलिए जानते हैं। उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अशुद्ध, जो कि कैसा है अपना कॉपर सल्फेट अशुद्ध है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट अशुद्ध कॉपर सल्फेट को अपन क्या करेंगे, पहले तो सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल लेंगे और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। तो गर्म करके फिर उसको छान करके और गर्म किया जाता है। ठीक है, पहले तो गर्म कर लेते हैं, फिर उसको छान लेते हैं और छानने के बाद फिर उसको
छोड़ दिया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख के छोड़ दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, उस विलयन को जो प्राप्त हुआ गर्म करने के बाद उस विलयन को अपन पूरी रात रख के छोड़ देंगे। अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। तो इससे क्या होंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, और वो जो क्रिस्टल बने वो कैसे होंगे, शुद्ध कॉपर सल्फेट के विलयन होंगे। जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं, और जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ रह जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल में रह जाएगी। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं, और इसको छान करके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर ली जाता है। तो क्या किया यहाँ पर अपन ने, कॉपर सल्फेट लिया शुद्ध, उसको अपन ने घोला सल्फ्यूरिक अम्ल में, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल जाता है अच्छे से। और घोलने के बाद क्या किया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद संतृप्त किया। उसके बाद क्या हुआ, पूरी रात उसको रख के छोड़ दिया। उसके बाद उसमें जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाएंगे, और जो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बनेंगे वो एकदम प्योर होंगे, शुद्ध होंगे, और अशुद्धि कहाँ पे रह जाएगी, उस विलयन में, सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाएगी। तो इस प्रकार से इसको छान लिया जाएगा, और छानने के बाद जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे पूरी तरह से शुद्ध होंगे। तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, भाई ऐसा माना जाता है कि वाष्पीकरण से अच्छा होता है क्रिस्टलीकरण, तो क्यों है, आइए जानते हैं। निम्न कारणों से उत्तम है, निम्न कारणों की वजह से अच्छा है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, या कुछ गर्म करने पर चीनी में के समान झुलस जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्रिस्टलीकरण को तो अच्छा माना जाता है। नंबर 2 है, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलयन पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, ठीक है। वाष्पीकरण होने पर अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर सकती हैं, तो ठीक है। उपयोग क्या क्या है इसके, समुद्री पानी में नमक को साफ या शुद्ध करना, क्रिस्टल को पृथक या शुद्ध करना, उदाहरण कॉपर सल्फेट या फिटकरी, जिन क्रिस्टलों में अशुद्धियाँ होती है, ठीक है। क्रिस्टलों को शुद्ध किया जाता है और समुद्री पानी से नमक बनाया जाता है। नेक्स्ट है, जलघर या निकाय में जल को शुद्ध करना। तो जलघर या निकाय जो होते हैं जहाँ पे पानी शुद्ध होता है और अपने घरों पर आता है पाइपलाइन के थ्रू, वो कैसे होता है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है, जल शोधन संयंत्र, संग्रहित जल या अशुद्ध पानी। तो सबसे पहले जल शोधन यंत्र में क्या आता है, जल संग्रहित होता है जो कि कैसा होता है, अशुद्ध होता है, और फिर उसको शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहला प्रोसेस जो है वो अवसादन टैंक में उसको डाला जाता है। अवसादन टैंक में डालने पर जितनी भी गंदगी उसमें होती है, गंदगी क्या होती है, नीचे जा कर के टैंक में बैठ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है भारण टैंक। तो भारण टैंक, लोडिंग टैंक में उसको लेकर के जाया जाता है, और यहाँ से इसको ले जाया जाता है निस्यंदन टैंक में। निस्यंदन टैंक में क्या होती है, सभी अशुद्धियाँ छान ली जाती है। तो यहाँ पर छानने का काम किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर ये सभी अशुद्धियाँ हैं जो छानने लायक है वो सारी छान दी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। पानी में क्या होती है, क्लोरीन मिलाई जाती है। तो ये क्लोरीनीकरण टैंक में इसको लाया जाता है, ठीक है। पानी में क्या होती है, क्लोरीन मिलाई जाती है, तो इसके लिए इसको कहाँ लाया जाता है, क्लोरीनीकरण टैंक में इसको लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लोरीनीकरण टैंक में से क्लोरीन गैस आती है, क्लोरीन की दवाई आती है जो कि उसमें मिलाई जाती है, जिससे क्या होता है, पानी शुद्ध होता है, उसके अंदर जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं, जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं, वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पानी को घरों में इस्तेमाल होने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से पानी हमारे घर पर शुद्ध होकर के आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, कुछ भी खास बात नहीं। पानी को संग्रह किया जाता है, उसके बाद उसको अवसादन टैंक में डाला जाता है ताकि सारी जितनी भी गंदगी अवसादित हो जाए। फिर भारण टैंक में लेके जाते हैं, वहाँ कोई खास प्रोसेस कुछ नहीं होता है। और उसके बाद निस्यंदन टैंक में आता है। निस्यंदन टैंक में सभी अशुद्धियाँ छानने का काम होता है बस, ठीक है। पानी को छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, और उसके बाद उसको घरों पर भेज दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में आगे का जो टॉपिक होगा अपना उसके साथ। आगे का जो टॉपिक अपना क्या है, वो होती है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।